कांग्रेस ने जिन सीटों पर चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया है, उसमें 84 और नागौर की खिसवर सीट है। खिसवर सीट से पार्टी ने डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट दिया है। रतन चौधरी रिटायर्ड डीआईजी सवाई सिंह चौधरी की पत्नी है और सवाई सिंह पहले आरपीएन हनुमान चौधरी के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब सवाई सिंह चौधरी की पत्नी को टिकट दे दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर थोड़ा सा आप नजर डालें। नहीं, देखिए, ये जो इनको टिकट दिया गया है, ये एक तो सामाजिक कार्यकर्ता है, डॉक्टर भी हैं और वो समाज के कार्यों से जुड़ी भी रही हैं। मुझे लगता है कि वो टिकट तो दे के उन्होंने एक सही चॉइस कही जा सकती है, और ये चौंकाने वाला नाम तो नहीं कहा जा सकता। ये तो राजनीति में अब सारी चीजें, मतलब बीजेपी को ले लीजिए। अब बीजेपी में कितने लोग मंत्रिमंडल में, कितने लोग टिकटों में, मतलब जो बाहर से आए हैं उनको ले लिया गया। ये ठीक है कि वो पहले खिलाफ लड़े थे, वो हार भी गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने दे के यहाँ करके वो एक लड़ाई रोचक और दिलचस्प तो हो ही जाएगी। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाला नाम तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब राजनीति का जो चाल चरित्र और चलन है वो पूरी तरीके से बदल गया है। वो कहीं ना कहीं एक जनसेवा या जन सरोकारों वाली राजनीति अब नहीं रह गई है। अब तो जातिगत समीकरण और दूसरे के प्रमुख प्रत्याशी के कितना आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान है और कितना वो दबंग है, और उसके अपने कितने वोट बैंक हैं, तो क्या जातिगत समीकरण है, तो उन समीकरणों को देख के अब टिकटों का बंटवारा होता है। तो अब ये बात तो ठीक है आपका कहना कि पहले वहां लड़े थे, इसके बाद ये चौंकाने वाला क्यों हो गया। तो अब चौंकाने वाली बात तो कोई रह ही नहीं गई है कि अब आप महाराष्ट्र में देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस ढंग से वहां साथ रहे, सारी चीजें समीकरण बदल गई। वहां फडणवीस थे, उनके हटा के उनको बना दिया गया। तो ये राजनीति में अब कोई मूल्य सिद्धांतों की बात नहीं रह गई है, इसलिए इसे मैं कोई चौंकाने वाली बात नहीं मानता हूं। अब ये राजनीति का एक हिस्सा बन गया है, मैं इसको इस रूप में तो कहा जा सकता है कि हमको सत्ता चाहिए। सत्ता किन रास्तों से मिल सकती है, किन वजहों से मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, ये समीकरण महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर, इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के पास कुछ मुद्दे हैं, ठोस मुद्दे, इस बार चुनाव लड़ने के लिए, फिर से जनता को इम्प्रेस करने के लिए दोनों पार्टियों के पास कुछ हैं ऐसे मुद्दे? नहीं, देखिए, हाँ, नहीं, अब चूंकि एक जर्नलिस्ट क्योंकि राजनीति से कहीं ना कहीं थोड़ी वाकफियत तो रहती है, या उसको देखते रहते हैं, तो वो तो जरूर है। लेकिन देखिए, एक ये है, मैंने जो पहले भी ये बात कही कि भजन लाल जी के आने के बाद से जो बीजेपी की दिक्कत है कि वो शासन सत्ता उस ढंग से नहीं चल पा रही है, और उसके न चलने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों की कोई राय बहुत सकारात्मक नहीं बन पाई है, जो बन जाना चाहिए। 8-10 महीने हो गए हैं, तो वो एक निगेटिव पॉइंट है। और ये भी वहां राजस्थान में परसेप्शन है कि भजन लाल जी सरकार ने, तो एक ये जो परसेप्शन बना है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ तो जाता ही है, और दूसरे विपक्ष को ये एक मौका मिलता है। और कांग्रेस वहां प्रमुख रूप से विपक्षी पार्टी है, वो इन सारे मुद्दों को वो भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर आप देख लें, तो वो ये सारी चीजें भी, जैसे प्रत्याशियों के चयन की बात आपने कही कि चौंकाने वाले हैं, तो वैसे ही अब राजनीति में जो जातिगत समीकरण है या इन मुद्दों का कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व है, लेकिन जो पहले मुद्दे हुआ करते थे, मुद्दों पर आधारित चुनाव हुआ करते थे, वो अब मुद्दों पर आधारित चुनाव नहीं रह गए हैं। अब तो मुद्दे तो हुआ करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर लगा करते हैं, लोग त्रस्त भी रहते हैं, महंगाई को लेकर आप देख लीजिए, बेरोजगारी को ले, ये मुद्दे ही तो हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गरीबी का मुद्दा हो, तो ये सारे और ये बड़े अहम मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन इन मुद्दों का कहाँ सत्ता को बेदखल करने का कहाँ आधार बन पाता है, तो वो नहीं बन पाता है। तो कहीं ना कहीं वो जातिगत समीकरण प्रभावी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वहां के जो
क्षेत्रीय समीकरण होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं, तो फिर सत्ता का एक मौजूदगी प्रभावी हो जाती है। तो ये अब सारी चीजें जो मैंने आपसे कहा कि राजनीति का चाल चरित्र और चलन सब बदल गए हैं। तो अब न कोई चीज चौंकाने वाली बची है और ना ही मुद्दों की राजनीति बची है। तो ऐसी स्थिति में बस ये जरूर है कि उसको विपक्ष ये कह सकता है कि ये सरकार नकारा है, सरकार काम नहीं कर पा रही है, मुख्यमंत्री फैलोर है। लेकिन इसका कितना फर्क पड़ता है? आदमी सुनता है, इस कान से उस कान से निकाल देता है। जातिगत आधार पर वो अपने वोटों को समीकरणों को वहां के लोग तय कर लेते हैं, वो हो जाता है। मतलब अब यही देख लीजिए ना कि अभी इससे पहले अगर आप देखें वो जो आदिवासी सीट है ना जो आपके 84 की, तो वहां आदिवासियों की हाँ, वहां पर वो सबसे पहले मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो 18 वर्ष की उम्र में एमएलए बन गया था और जबकि किसी राजनीतिक दल से नहीं था। और ये भी एक चर्चा का विषय था उस समय कि जो छत्तीसगढ़ और यहाँ के जितने भी नक्सलवादी लोग थे वो लोगों ने आदिवासियों में आके उसका प्रचार प्रसार किया था। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी गई थी। तो वो अब वो समीकरण, मैंने कहा कि ना तो मुद्दे रह गए हैं और ना ही कोई जन सरोकारों की बात रह गई है। तो अब तो ये सारी चीजें जातिगत समीकरणों के आधार पर, अपने पैसे के आधार पर और जो ये चीजें बांटी जाती हैं, कहीं अनाज बांटा जा रहा है, दिल्ली में चले जाइए तो वहां स्कूल में फ्री पानी फ्री बांटा जा रहा है, बिजली फ्री बांटा जा रहा है। तो अब ये मुद्दे हावी हो गए हैं, जो जनता के आम जनता से जुड़े मुद्दे थे वो अब नेपथ्य में आ गए हैं। जी, जी, मतलब कि मुद्दों की तो खैर सोचता ही कौन है? चुनाव जैसे भजनलाल सरकार जी। ने अभी चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही दिवाली के बड़े-बड़े तोहफे देने शुरू कर दिए हैं, वहाँ की जनता को इम्प्रेस करने के लिए और देखा नहीं, जाए तो महाराष्ट्र में भी हो रहा है बहुत। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, जो मध्य प्रदेश का प्रयोग हुआ उन्होंने किया, जो लाडली बहन योजना थी वो उन्होंने वहां ला के रख दी। हालांकि वहां की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी महाराष्ट्र की नहीं है, लेकिन चूंकि सत्ता चाहिए तो सत्ता के लिए तो फिर चाहे आर्थिक या माली हालत ठीक हो या न हो, माली हालत तो बाद में भी ठीक हो जाएगी जब सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो भी स्थिति हो, तो इस ढंग के जो प्रलोभन की राजनीति है, जो लालच की राजनीति है, और मतलब आप विडंबना देखिए कि मतलब सारे दल इस बात की आलोचना करते हैं कि साहब केजरीवाल ने जब वहां पर ये किया, उन्होंने कहा ये खैरात बांट रहे हैं, ये मतलब जो है वो लोगों को रेवड़ी बांट रहे हैं। तो लेकिन अब गुजरात वहां क्या कहा जाए, मतलब जो खाद्यान्न बांटा गया वो रेवड़ी नहीं है क्या? जो गुजरात में लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में क्या वो रेवड़ी नहीं है? लेकिन अब चूंकि आप अगर बांट रही हैं और आपको उसका लाभ मिल रहा है तो ठीक है, हम बांट रहे हैं आपके तो वो खराब है। तो अब ना तो कोई मुद्दे रह गए हैं, न मूल रह गए हैं, न सिद्धांत रह गए हैं। अब न तो सिद्धांत की राजनीति रह गई है, न मूल्यों की राजनीति रह गई है, न जन सरोकारों की राजनीति रह गई है। अब तो जनता को कैसे प्रलोभन देके, जनता को क्या चीजें बांट के और कैसे जातिगत समीकरणों को साध के हम साध सकते हैं, ये चुनाव के आधार और सत्ता में आने के आधार बन गए हैं। जी, बिल्कुल। सही कहा सर आपने, काफ़ी कुछ जानकारी दी आपने राजस्थान के इस उपचुनावों को लेकर। आपकी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।